आज हम देखेंगे लेबर लॉज इन पाकिस्तान। तो इसका भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका भी ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पाकिस्तान में लेबर लॉज की शुरुआत कैसे होती है। लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉ मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स, एम्प्लॉइंग एंटिटीज़, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट। कलेक्टिव लेबर लॉ रिलेट्स टू द ट्राइपैट्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड यूनियन। तो लेबर लॉ ये वही जो कल वाला हमने जो इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग देखी थी, उसके अंदर भी 3 पार्टीज़ थी, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और स्टेट। इसके अंदर वो ये कहता है कि इसमें तीसरी पार्टी एक और को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, यूनियन। कल हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था कि यूनियन क्या होती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम इसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें पाकिस्तान में, तो लेबर लॉ रॉज इन पैरेलल विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर चेंज फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन स्टूडियोज टू लार्ज स्केल फैक्ट्रीज। यूरोप और अमेरिका के अंदर जब ये रेवोल्यूशन आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उस वक़्त इसकी बिगनिंग होती है, इसके बारे में दुनिया सोचना शुरू करती है और फिर उससे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं। तो ये कल हमने देखा था, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और अब हम ये देखते हैं कि लेबर प्रोटेक्शन है क्या, लेबर लॉज में किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है। उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है बेसिक राइट्स, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, सोशल सिक्योरिटी और उनकी लिविंग एनवायरनमेंट। यानी अब लिविंग एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, उनके घरों के मामलात नहीं। लिविंग एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन इट। जी, वर्किंग प्लेस नहीं, वो वर्किंग प्लेस वर्किंग एनवायरनमेंट है। जो लिविंग एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बड़े इदारे ने डॉर्मेटरीज़ यानी लोगों को रहने की सहूलत दी है कि वो वहाँ पे अपना रह सके, रिहाइश की सहूलत दी है, तो उसके बारे में भी लॉ ये कहता है कि उनको ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे आप मैंडेटरी प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी जो लिविंग है उसको इंश्योर कर सकें। तो ये बेसिकली इसके अंदर ना 5 मेन पॉइंट्स है जिसको कवर करने के लिए लेबर लॉज की फॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन क्या है, जब कानून कैसे बनता है, ये कानून कैसे बना। ये पाकिस्तान लेबर लॉज इनहेरिटेड फ्रॉम इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। मैंने क्या बताया था कि पाकिस्तान का जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो किस सन में बना था, 1934, तो पाकिस्तान बनने से पहले। तो ये द लॉज हैव इवॉल्व्ड थ्रू अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रायल टू मीट द सोशो इकनॉमिक कंडीशन। सोशो इकनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं, एनी वन ऑफ यू इसको सेपरेट कर लें। सोशो, वर्ड सोशो, सोशल, सोशल समाजी और मुआशी, जो लोगों की मुआशी और समाजी कंडीशंस को देखते हुए उसको डेवलप करने के लिए उनके स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री मुल्क में लग रही है, आपके एरिया में लग रही है, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स एक्सप्लोजन, आबादी में जो इजाफा हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस जो बनती हैं उनको उनकी जो ग्रोथ है उस हवाले से, लिटरेसी लेवल के हवाले से, और गवर्नमेंट कमिटमेंट टू डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। जो गवर्नमेंट में कमिटमेंट करती है, जब आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्शन कैंपेन चलती है या जब भी कोई पार्टी अपना एजेंडा मंशूर पेश करती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ का जिक्र करती है, अवाम का जिक्र करती है। तो अवाम के अंदर, अवाम के हवाले से वो डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट एजेंडाज़ वो उसको मार्केट करते हैं, लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं कि हमारा ये एजेंडा, हम आएंगे गवर्नमेंट में तो आपके लिए ये सहूलियात लेके आएंगे। ठीक है, तो दैट्स देयर सेलिंग एंड मार्केटिंग टेक्निक है इनफैक्ट। तो इसी हवाले से जब ये कानून साजी होती है तो उसके अंदर इन सारे एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि कानून बनाते वक्त इन सारे फैक्टर्स के ऊपर अमल दरामद हो सके। अच्छा, अब इसमें जो प्रोविज़न है लेबर राइट्स की, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973, उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर उन्होंने कवरेज दी है चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, फोर्स लेबर के हवाले से। कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी। आर्टिकल 11 कहता है कि प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 11 का जो सब पॉइंट 3 है उसके अंदर वो कहता है प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये क्लियर कट ये लिखा गया है, बयान किया गया है कि हमने इसको इस तरीके से मुल्क के अंदर इंश्योर करना है। ये हमारे मुल्क का कानून है, आइन है।
आर्टिकल 17 के अंदर कहता है कि टू एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू फॉर्म यूनियन, यानी हर बंदे को आज़ादी राय का हक हासिल है और वो आपस में बामी मुशावरत से एक अलायंस क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल 18 कहते हैं एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस, यानी वो आपको कोई भी आप कानूनी कारोबार कर सकते हैं। इसी तरीके से उसकी कॉन्टीन्यूटी में एक आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 के अंदर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी बराबरी का वो मैसेज कन्वे करता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को वो कहता है कि इसको आपने डिस्करेज किया जाता है इसके अंदर आपके आइन के मुताबिक। आर्टिकल 27 नो वन इज़ प्रमोटेड एक्सेप्ट मेरिट को वो कहता है कि मेरिट को आप मलूज़ ख़ातर रखें जब भी आपने किसी किस्म की प्रमोशन या कोई इस किस्म की आपने कोई रिवॉर्ड सेरेमनी करनी है तो उसमें मेरिट का आप ख्याल रखें। डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। आर्टिकल 37 में ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड। आर्टिकल 38 के अंदर वेल बीइंग ऑफ द पीपल इंश्योरिंग इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स, यानी लोगों की फलाह बहबूद, उनके जो रहन सहन का तरीक़ाकार है या उनके जो गुज़र बसर है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसके बाद आता है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 विच कवर्स हमारे जितने भी जो कह लें कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उसकी कंप्लाइंस करता है। उसके अंदर वो डिफरेंट रूल्स बताता है, डिफरेंट टेक्निक्स बताता है। इससे पहले मैं आपको एक अगली स्लाइड दिखाऊँगा। ये हैं बेसिकली प्रिंसिपल्स, 9 प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ILO की कन्वेंशन के मुताबिक जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं उनके जो कह लें कि कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं या ILO के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जिसकी कंप्लायंस दुनिया के हर मुल्क ने करनी है। जहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है, जहाँ पे कारोबार हो रहा है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इन बेसिक राइट्स की वायलेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये बेसिक राइट्स क्या क्या हैं, इनको कैटेगराइज कर लें कि एम्प्लॉयमेंट इज़ फ्रीली चूज़न, आप अपनी मर्ज़ी से नौकरी कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप करना चाहते हैं जॉब, आपने काम करना तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अदरवाइज़ आपको बाय फोर्स को नहीं रख सकता। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट दिया जाता है। वर्किंग कंडीशन सेफ़ और हाइजीनिक होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। लिविंग वेजेस आर पेड, यानी जो लिविंग वेजेस हैं वो उनको पे की जाएँ। लिविंग वेजेस कितनी हैं इस वक्त? 25,000 अनाउंस हुई और ये इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई से, ठीक है। वर्किंग आवर्स वो एक्सेसिव नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए वर्किंग आवर्स? 8 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 8 घंटे, और एक हफ्ते में कितने घंटे? 48, 6 दिन काम करना है आपने, 7वें दिन रेस्ट देना है, ठीक है। ये सारा कानून इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं और हमारा कानून भी यही कहता है। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, जैसे कल हम जिक्र कर रहे थे ना डेली वेजेस का, तो डेली वेजेस को डिस्करेज किया जाता है कि आप डेली वेजेस के बजाय परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को आप इनकरेज करें और वहाँ पे लोगों को परमानेंटली हायर करके उनके वो जो डिज़ायर्ड बेनिफिट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएँ। उसके बाद किसी के साथ हार्श या इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं अलाउड। इन सारे पॉइंट्स को, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इन सारे पॉइंट्स को कवर करता है हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934। और इसके साथ जो डिफरेंट हमारे मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर कोई हमारे ऑर्डिनेंस आते हैं वो उनके अंदर उनकी मज़ीद तशरीह की जाती है। कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको एड्रेस करने के लिए वो डिफरेंट आपको प्रेसिडेंट मिल जाएंगे कानून के अंदर। अब ये कहता है, जैसे अब ये मिनिमम एज है, मिनिमम एज में फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन करता है कि 14 से 18 साल, प्रोवाइडेड दैट ईच एडोलसेंट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। एडोलसेंट क्या होता है? जो 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको एडोलसेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन अ फैक्ट्री टू 5 आवर्स अ डे। 5 घंटे से ज़्यादा उसको आप बच्चे को काम पे नहीं रख सकते, बशर्ते कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास हो। एनीवन हु एम्प्लॉयज़ अ चाइल्ड इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम अ टर्म एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर और मे बी फाइंड अप टू 20,000 और सब्जेक्ट टू बोथ। तो कानून इसके ऊपर ये भी अप्लाई करता है कि आपको सज़ा हो सकती है अगर आप फैक्ट्री के ऑनर हैं या आप बिज़नेस के जो ऑनर हैं, तो कानून आपको ये सज़ा भी दे सकता है अगर आप इसी की वायलेशन करते हुए पकड़े जाते हैं तो। हालांकि हमारे यहाँ होता नहीं है ये,
बट कानून मौजूद है, प्रैक्टिस में नहीं है। अदरवाइज़ किसी जगह पे आपको जो सा बच्चे काम करते हुए नज़र ही ना आए अगर वो कानून की इन्फोर्समेंट हो रही हो तो। इसी तरीके से वर्किंग टाइम और रेस्ट टाइम के बारे में फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 के अंदर जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं, इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। वो कहते हैं कि जी वीकली वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, अडल्ट वर्कर मैन और वुमेन मैक्सिमम वर्किंग टाइम वीकली शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते किसी से। इन केस सीजनल फैक्ट्री 50 आवर्स। सीजनल फैक्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? मैंने कल मैंने आपके साथ शेयर किया था जी। नहीं, कपड़ों की फैक्ट्री सीजनल नहीं होती। शुगर इंडस्ट्री की मिसाल आपको कल मैंने दी थी कि वो सीजनल फैक्ट्री हैं, क्योंकि जब वो क्रशिंग होती है उसी वक्त फैक्ट्रीज चलती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। उनका जो टाइम स्पैन है 8 to 9 मंथ्स का होता है उनका। सर लेकिन अक्सर ऑफिस में तो ज़्यादा टाइम भी बिठा के रखते हैं, तो वो वायलेशन करते हैं, इसीलिए तो आपको सिखा रहे हैं ये, ताकि आप आवाज़ बुलंद कर सकें सर उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ के हक़ में। क्यों निकाल देना आपको? सर अब आज जब हम उठाएंगे वो कहेंगे हम तो ऐसे ही काम करते हैं, जिसका ना तो कर वरना जाओ। फोर्स लेबर होती है, ज़बरदस्ती करवाते हैं लोगों की विल के बगैर, लोगों की मर्ज़ी से कर रहे हैं तो फिर तो अलाउड है। नहीं देखें, ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। यहाँ पे ना टेक इंडस्ट्री से भी ये बैठी हैं। मिस आपका क्या नाम है? साइमा। मिस साइमा बैठी हैं। देखें, आपको एक असाइनमेंट दी जाती है, अगर वो आप असाइनमेंट विद इन दोज 8 आवर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, तो फिर आपको उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़े, ठीक है। ये अब आपके ऊपर ना एक समझने एक ज़िम्मेदारी वाली पोजीशन है आपकी, तो आपने वो काम पूरा करके जाना है। अगर वो आप नहीं करेंगी तो शायद वो जो ऑनर है वो आपको 1 2 3 दफ़ा आपको वार्न करे, उसके बाद वो आपको जो सा बेयर ही नहीं करेगा। ही विल फाइंड आउट सम एफिशिएंट रिसोर्स। देखें, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा आवर्स में रोकने का एम्प्लॉयर को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दिस, उसकी एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। उसके जो एनर्जी के जो यूनिट्स हैं वो भी इसको कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको इनएफिशिएंसी, उसकी जो आउटपुट है वो भी डैमेज हो रही है। तो इसलिए ये हम समझते हैं कि वायलेशन डेफिनेटली हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर जो नेग्लिजेंस है उसको अगर हम उसके साथ मिक्स करेंगे ना, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, तो फिर हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। लेबर लॉज के पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि हम जो सा ना कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल पड़ें कि हमने बाकी एंगल्स देखने नहीं हैं। लेबर लॉज का मतलब ये है कि यू शुड हैव सर्टन अवेयरनेस विद यू, लॉ क्या कह रहा है, कहीं पे जाके ज़्यादती तो नहीं हो रही किसी के साथ। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को राइट्स आपका कानून दे रहा है, अगर लॉ ये कह रहा है कि आपने 48 आवर्स इन अ वीक काम करना है, तो दूसरी तरफ वो मेरिट की बात भी कर रहा है कि अगर आपने किसी को प्रमोट करना है या किसी को आपने रिवॉर्ड करना है तो आपने मेरिट का भी ख्याल करना है। अब मेरिट कहाँ से आएगा? मेरिट उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल बैलेंस रह के, ये किसी किस्म की नेगेटिविटी, जो HR वालों का जो मेन की रोल है ना अपने इदारे के अंदर, वो रोल ये है कि उन्होंने नेगेटिविटी के एलिमेंट को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है, एलिमिनेट करना है, और एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। जो ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलासफ़ी है वो उसकी कम्युनिकेशन आपके निचले एक हेल्पर लेवल तक जानी चाहिए। अब मोस्टली होता ये है कि HR वालों को ये नहीं पता कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग वाला किन चैलेंजेस को फेस करते हुए उस इदारे के लिए बिज़नेस जनरेट करवा रहा है या बिज़नेस को लेके आ रहा है। HR वाले को सिर्फ ये पता है यार मैं तो सुबह से शाम तक यहाँ बैठा हूँ, तो ये पता नहीं सड़कों में फिरते हैं, याशी करते हैं, क्या करते हैं, ये उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इसी तरीके से मार्केटिंग वाला ये समझता है यार कि ये लोग तो दफ्तर में बैठे हैं, इनको क्या टेंशन है, हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, क्लाइंट की बातें सुननी पड़ती हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्शन वाला है उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो HR वाले का बेसिकली काम ये है कि उसने रोल प्ले करना है मदर का, ठीक है, कि वो उसने सबको साथ लेके चलना है, बैलेंस करना है, सबको वैल्यू देनी है, इज़्ज़त देनी है, एम्प्लॉयर के भी स्टेक्स का ख्याल रखना है और एम्प्लॉई का भी ख्याल रखना है कि उसको भी डैमेज ना पहुँचे कहीं, और उसको मोटिवेट भी रखना है कि भाई तुम ये परफॉर्मेंस अपनी दो, तुम्हारे ज़िम्मे ये काम लगाए गए हैं, तुम ये काम टाइम पे ख़त्म करो,
इतनी आउटपुट दो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो यू विल आल्सो गेट योर डिज़ायर्ड ग्रोथ। ये आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप बैलेंस को अंडरस्टैंड कर सकें कि बैलेंस कैसे करना है चीज़ों को। एक साइड पे नहीं सोचना शुरू कर देना कि या तो आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय की तरफ चले जाएं क्योंकि आप खुद भी एम्प्लॉय हैं, या बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर की तरफ चले जाएं। यू हैव टू क्रिएट बैलेंस। अगर एम्प्लॉयर ने, कल मैंने आपको एक शख्स का नाम बताया था, कार्ल मार्क्स, उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी, उसने 2 क्लासिफिकेशंस कर दी थी। क्लासिफिकेशन थी, एक कह दिया एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई। उसने कहा जो पिसा हुआ तबका है वो वर्कर है और जो एम्प्लॉयर है वो तो मतलब याशी कर रहा है, और एम्प्लॉयर सारा बेनिफिट्स वर्कर से ले लेता है। देखें, अगर एम्प्लॉयर, जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, अगर किसी के पास, किसी को अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि वो चंद लोगों का रोज़गार क्रिएट कर सके, ठीक है, तो वी शुड एक्नॉलेज हिज एफर्ट्स एज वेल, कि उसने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जिसमें बहुत सारे लोग उससे अपनी मुआशी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, अपनी समाजी ज़रूरियात जिनसे पूरी कर रहे हैं। तो हमें उसके स्टेक्स का भी ख्याल रखते हुए उसको डिफरेंट तरीक़ों से, वो हमें किस लिए ऑन बोर्ड करते हैं, इसलिए ऑन बोर्ड करते हैं ताकि हम उनके इदारे के अंदर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करवा सकें, बाय मैनेजिंग पीपल, बाय क्रिएटिंग मोटिवेशन, बाय टेलिंग देम द वेज़। अब हमारी स्टडी बहुत लिमिटेड है, हम तो सिर्फ अपने जो जॉब है, रिक्रूटमेंट कर ली, फ़ाइल बना ली, ठीक है, उसको अपने शेल्फ में रख दिया, ठीक है, अटेंडेंस मार्क होके आ गई तो उससे हमने उनकी सैलरी प्रोसेस कर दी। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अदर जॉब रोल्स। हम स्ट्रेटजिकली नहीं सोच रहे अगली के जॉब रोल, मार्केटिंग वाला, सप्लाई चेन वाला, ठीक है, या कोई टेक्निकल काम को कर रहा है तो हम तो उसकी जॉब को स्टडी नहीं कर रहे, हम तो बैठे हैं ऑफिस के अंदर। तो ये हमारा रोल नहीं है। इसलिए आपने इनको लर्न करने के साथ साथ, स्टडी करने के साथ साथ उस एक साइकिल को भी अंडरस्टैंड करना है, ख़ुद जाके पढ़ना भी है आपने कि इनकी ज़रूरियात क्यों पेश आ रही हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए। एक साइड पे होकर सोचेंगे तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिकॉज कानून प्रोटेक्शन हर तरह की दे रहा है आपको, सबको प्रोटेक्शन दे रहा है। ये अब हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स की मैंने बात की कि 9 घंटे आप काम कर सकते हैं, जिसमें 1 घंटा आपने ब्रेक देनी है और बाकी 8 घंटे आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए, ठीक है। और चाइल्ड के लिए 5 आवर्स का हमने पहले भी देखा है। रेस्ट टाइम, वर्किंग टाइम शुड बी फिक्स सो दैट नो पीरियड शैल एक्सीड 6 आवर्स। यानी जब आपने ब्रेक देनी है तो ब्रेक का ये कॉन्सेप्ट है कि 6 घंटे कंसेक्टिव अगर काम कर लिए तो उसके बाद ब्रेक लाजमी देनी है, मैक्सिमम 6 आवर्स। 6 आवर्स काम करने के बाद आपने ब्रेक लाजमी देनी है। वैसे नॉर्मली ये प्रैक्टिस है, हम 4 से 5 घंटे के बाद ब्रेक दे देते हैं। नो वर्कर शैल वर्क फॉर मोर देन 6 आवर्स बिफोर ही हैज़ हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 आवर। अब रमज़ान के अंदर वो वर्किंग आवर्स हर ऑर्गेनाइजेशन पहले ही कर लेती है। वीकली हॉलीडेज़, इसमें फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 35 वीकली हॉलीडेज़ के बारे में बताता है कि आपने हर 6 दिन के बाद एक छुट्टी देनी है आपने एम्प्लॉइज़ को। वो संडे भी हो सकता है, वो कोई और दिन भी हो सकता है। और दिन कैसे होगा, क्योंकि कानून तो संडे का कह रहा है। अब हॉस्पिटल्स के अंदर तो वो तो मुमकिन ही नहीं है, संडे को तो सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली वो एक रोस्टर सिस्टम बनता है, उसके अंदर ये होता है कि आफ्टर एवरी 6 डेज़ हर एम्प्लॉय को छुट्टी मिल रही होती है। तो ज़रूरी नहीं कि संडे ही बने, किसी को मंडे को ऑफ मिल रहा है, किसी को ट्यूसडे को ऑफ मिल रहा है, किसी को वेडनेसडे को ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो वो इस तरीके से वो चल रहा होता है साइकिल। कंपनसेशन एंड बेनिफिट जो कानून के अंदर उसको डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें वो मिनिमम वेज कहता है, ओवर टाइम कहता है, वेजेस रेट एट स्केड्यूल है, ले ऑफ की पे है, हॉलीडेज़ की पे है, वेकेशन है, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, बोनस, WPPF, ये सारी चीज़ें लीगल कंपनसेशन की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी आप उसको, वो भी दैट इज़ आल्सो योर कंपनसेशन। प्रोविडेंट फंड का लायबल ये होता है कि उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोविडेंट फंड देती हैं, कुछ ग्रेजुटी देती हैं। प्रोविडेंट फंड के अंदर ये है कि बेसिक सैलरी का 8 से 10% बेसिक सैलरी का
वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है और इतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो एक फ़ंड जनरेट होता है और फिर उसको जो है किसी ऐसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता है कि उसके ऊपर जो भी उसके प्रॉफिट्स आते हैं वो फिर उसी तरीके से शेयर होते हैं। दीज आर द लीगल बेनिफिट्स जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्प्लॉई के साथ शेयर करने होते हैं और जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, जिसमें एक तो वेज हमने दिखाया, ओवर टाइम है, बोनस है, ग्रेजुटी है, सोशल सिक्योरिटी, ईओबीआई, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, सेफ़ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, ये जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट्स हैं, चाइल्ड केयर रूम्स हैं, लीव्स हैं 10 कैजुअल, 8 सिक, 14 एनुअल लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हैं 90 डेज़ की, फेस्टिवल एंड गैजेटेड हॉलीडेज़ हैं, ये भी पेड होती हैं सारी। इसी तरीके से अगर हम इसके साथ देखें जो एसोसिएटेड लॉज हैं उसमें देखें, इसमें पंजाब मिनिमम वेजेस एक्ट 2019, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934, ये इसके सपोर्टिव लॉज हैं, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस 1968, उसके बाद इंडस्ट्रियल कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968, ये टर्मिनेशन के हवाले से है, वो पेमेंट ऑफ बोनस के हवाले से है, प्रोविजनल एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस है, ये सारे कानून मौजूद हैं। इनके अकॉर्डिंगली ये कंपनसेशन आप एड्रेस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब सोशल सिक्योरिटी के क्या बेनिफिट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कंपनी ने हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉइज़ को। अब ये किन एम्प्लॉइज़ के ऊपर एंटाइटल्ड है? एनी वन ऑफ यू कैन शेयर। सोशल सिक्योरिटी किसको मिलती है? नहीं, सिर्फ जेनिटोरियल को नहीं। यस, जो आपका स्टाफ जो है ना, जिसकी सैलरी 22,000 तक है आज के कानून के मुताबिक, अभी ये रिवीजन आ रही है, तो वो एंटाइटल्ड है सोशल सिक्योरिटी का। अब सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स क्या हैं कि आपकी पूरी फैमिली कवरेज है इसके अंदर। तो इसमें आपकी जो है ना वर्कर्स, एम्प्लॉइज़, उनकी फैमिलीज़, फ्री ट्रीटमेंट है इसमें। गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करती हैं जिसमें वो प्लॉट्स या कोई रेजिडेंशियल फ्लैट्स वो ऑफ़र करते हैं, तो वो उसके अंदर उनकी कुरानदाजी में नाम आ सकता है। हज ड्रॉ के अंदर उनका नाम आ सकता है। फ्री एम्बुलेंस सर्विस, अगर कोई ऐसी एमरजेंसी है तो ये भी गवर्नमेंट, यानी आप अगर वो एक्सपेंस कर लेते हैं तो आपको रीइंबर्समेंट मिल सकती है उसकी एज एम्प्लॉय के तौर पे। उसके बाद पेंशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, डेथ ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है, टैलेंट स्कॉलरशिप्स हैं, यानी बच्चों की एजुकेशन अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपनी करवा दी है सोशल सिक्योरिटी के अंदर, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। एम्प्लॉयर ने सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन 6% पे करना है, जो तकरीबन 1100 के करीब बनती है अमाउंट, ठीक है, 1000 से 1100 के दरमियान वो पे करेगा हर मंथ, और उसके अगेंस्ट मल्टीपल लाखों के बेनिफिट्स आप उससे अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट से। 22 तक, यानी 22,000 तक जो एम्प्लॉई सैलरीज ले रहे हैं ना, वो सारे सोशल सिक्योरिटी में कवर होंगे। हाँ जी, अभी 25 हो जाएगी तो सोशल सिक्योरिटी भी अपनी सैलरी लिमिट अपनी रिवाइज़ कर देगा, वो 30,000 तक लेके जा रहा है जी, गवर्नमेंट साइड। प्रोसीजर ये है कि आप सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड अगर हैं, और इसमें एक और कानून है, आप एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गए उसके अंदर तो आपकी सैलरी चाहे 1 लाख तक चली जाए, आप सोशल सिक्योरिटी के रजिस्टर्ड रहेंगे एम्प्लॉय, और आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे उसमें। टैलेंट स्कॉलरशिप देखें, हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो लेबर क्लास के अंदर हैं, उनके बच्चे जो उनसे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, ये सारे गवर्नमेंट के उस पर और अच्छे इंस्टीट्यूट से। एक हमारा निटिंग मशीन ऑपरेटर था, उसकी बेटी ने MBBS किया वहाँ से, KE से, गवर्नमेंट के एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है। कॉमसेट में बहुत सारे बच्चे पढ़े जी, ऑफ कोर्स मेरिट के वो तो आना ही आना उस पर। वो ये नहीं है कि उन्होंने आपको दाखिला करवा दिया, आपने मेरिट में फॉल कर रहे हैं, आप क्राइटेरिया पूरा उतर रहे हैं, तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट बेयर करेगी जी। तो ये रजिस्ट्रेशन के ये ना वर्क फोर्स के लिए ना ये बेनिफिट्स हैं जो काफ़ी हेल्दी बेनिफिट्स हैं। और अगर हम एक नॉर्मली देखें तो हम ये कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो शायद मतलब कि बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते इसको ट्रू सेंस के अंदर। हमारे 3 मेजर एक्सपेंसेस हैं जनरली, जिसमें हमारी एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 हमारे मेजर एक्सपेंसेस हैं। अगर ये 3 एक्सपेंसेस आपके कवर हो जाते हैं तो आपकी जो नॉर्मल आपका खाना पीना है ना, वो तो उतना ही है, उसके अंदर कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। तो यू कैन लिव बट यू कांट सर्वाइव विदाउट दीज 3 थिंग्स। इसी तरीके से जी लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी ये है कि आपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको मस्ट आपने उनकी लाइफ को इंश्योर करवाना है,
जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। EOBI आपने 100% एम्प्लॉयज़ की देनी है। EOBI है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट, चाहे वो 5 लाख का एम्प्लॉई है, चाहे वो 20,000 का एम्प्लॉई है, EOBI मैंडेटरी है। इसी तरीके से जी वर्कर वेलफेयर बोर्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो भी इसी तरीके से हैं कि उसमें मैरिज ग्रांट्स मिलती हैं। किसी एम्प्लॉय की बेटी की शादी है तो वो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलती है, लाख से 1.5 लाख के दरमियान उसको उसके एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। अब 2 लाख रुपया कर दिया। और टैलेंट स्कॉलरशिप है 3500 से 5500 पर मंथ अवेल कर सकते हैं। तो दीज आर मल्टीपल बेनिफिट्स जो अवेल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये अभी आपने पूछा था कि ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है, प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है, ओवर टाइम कैसे बनता है। ग्रेजुटी एक माली फ़ायदा है जो कारकुन को मुलाजमत के इख्तिताम पर दिया जाता है। हर वो कारकुन ग्रेजुटी का हकदार होगा मास्टर दर्जयाल हालात के इंजबाती कार्रवाई की जिसके नतीजे में फारिग किया गया हो, मुलाजम को अदालत ने मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया हो, मुलाजम कसूरवार ठहराए जाने पर ग्रेजुटी के हसूल का हकदार ना होगा, मुलाजिम का इसका क्या मतलब है कसूरवार ठहराए जाने के? एनी टाइप ऑफ मिसकंडक्ट जिसके ऊपर उसने कोई कंपनी के उसको प्रॉपर्टी को डैमेज किया है या उसके कोई वायलेशन ऐसी कर दी है तो वो उसमें ग्रेजुटी का हकदार नहीं होगा। उसके जितने भी ड्यूज़ हैं वो सारे होल्ड कर लिए जाएंगे। मुलाजिम का दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के हसूल के लिए रज़ा कराना तौर पर इस हक़ से दस्तबरदार हो जाना, दस्तबरदार हो जाना यानी छोड़ देना। और मुलाजिम का दौरान मुलाजमत वफ़ात पा जाना। जी। और कौन से कारकुनान ग्रेजुटी के हसूल के हकदार हैं? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 में ग्रेजुटी के अहल कारकुन की तारीफ़ दी गई है जिसके मुताबिक अहल कारकुनान को वर्कमैन कहा जाता है। वर्कमैन से मुराद हर ऐसा शख्स है जो किसी सनती या कमर्शियल अदारे का कोई माहिराना या अमूमी नौइयत का काम बेवज़ इजरत या इनाम कर रहा हो। बअव्ज़ उजरत या इनाम कर रहा हो, यानी कोई भी आपका एम्प्लॉई जिस पे काम कर रहा है उसके ऊपर ये ग्रेजुटी अप्लाई होती है। कौन से इदारे ग्रेजुटी अदा करने के पाबंद हैं? तमाम कमर्शियल और सनती अदारे जहाँ 20 कारकुनान कमर्शियल अदारे की सूरत में और 50 कारकुनान सनती अदारे की सूरत में काम कर रहे हों ग्रेजुटी अदा करने के पाबंद हैं। कमर्शियल अदारों में एडवर्टाइजिंग कमीशन, फॉरवर्डिंग, फैक्ट्री का क्लैरिकल डिपार्टमेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर ऑफिस या स्टॉक एक्सचेंज, क्लब, होटल, सिनेमा और दीगर अदारे जहां 20 या 20 से ज़्यादा कारकुनान काम कर रहे हैं और जिन्हें सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए डिक्लेयर किया गया हो शामिल हैं। सनती अदारों में फैक्ट्रियाँ, रेलवे जो फैक्ट्री के तौर पर रजिस्टर्ड हों, कंस्ट्रक्शन कंपनी, मरम्मत से मुतल्लिका काम, जेवर साजी, पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिका इदारे यानी शामिल हैं। जितने भी आपके इदारे हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर वो पाबंद हैं कि उन्होंने ग्रेजुटी के बेनिफिट से अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर फ़ायदा देना है। जिनका 20 या 20 से ज़्यादा जी 20 से 20 अहलियत के लिए मुलाजमत की मतलूबा मियाद ग्रेजुटी के हसूल के लिए अहल होने के लिए ज़रूरी है कि कारकुन वर्कमैन इस इदारे में मुलाजमत के लिए कम अज़ कम 12 महीने मुकम्मल कर चुका जी हो। 1 साल का पीरियड मुकम्मल करेगा तो वो ग्रेजुटी का इंटाइटल बन जाएगा। ठीक है। क्या ग्रेजुटी से दीगर मालियाती फ़वाद पर कोई असर पड़ता है? कारकुन को लेबर के तहत दिए गए दीगर फ़वाद मसलन बोनस, प्रोविडेंट फंड, कंपनसेशन एंड कैशमेंट, रुखसत का असूल वगैरह ग्रेजुटी से मुतासर नहीं होते। इनकैशमेंट क्या होती है? लीव इनकैशमेंट। कैशमेंट को लीव के पैसे ग्रेजुटी को कैसे शुमार किया जाता है? ग्रेजुटी के तयन मुलाजमत के खात्मे पर हासिल की जाने वाली उजरत और मुलाजमत के मियाद पर है। ग्रेजुटी का शुमार करने के लिए इसकी मुलाजमत के आखिरी महीने में हासिल होने वाली उजरत या पीस रेटेड काम की सूरत में पिछले 12 माह उजरत के मुताबिक किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो आपने लेटेस्ट जब आपने सैलरी ली है ना, जो लेटेस्ट सैलरी वो उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल काम किया है तो आपकी जब आपने जॉब स्टार्ट की थी पहले साल आपकी अर्निंग थी 10,000 रुपीज़, आखिरी साल आप 50,000 रुपये आपकी अर्निंग है तो 50 से मल्टीप्लाई होंगे 5 ईयर्स। अब इसके कैलकुलेशन का आगे मेथड है जी। मुलाजमत के हर साल में उजरत के 30 दिनों को बतौर ग्रेजुटी शुमार किया जाता है जो वर्कर को मुलाजमत के खात्मे पर अदा की जाती है। मुलाजमत की 1 साल म्याद पूरी होने के बाद 6 माह से ज़्यादा की मुद्दत पूरी होने पर इसे 1 साल तस्वर किया जाता है, जबकि 6 माह से कम मुद्दत की सूरत में इस दौरानिए को शुमार नहीं किया जाएगा। ग्रेजुटी के तयन के लिए मुकर्ररा उजरत क्या है? ग्रेजुटी की रकम की तयन के लिए मुलाजमत के आखिरी महीने में वसूल की गई ज़्यादा से ज़्यादा उजरत बशमूल तमाम पेमेंट्स और रेगुलर अलाउंस के हिसाब से किया जाता है। उजरत के साथ मिलने वाला माहाना कन्वेंस अलाउंस और दीगर अलाउंसेस भी शामिल हैं।
आर्जी सहूलियात या मामूल के अलावा अदायगियाँ ग्रेजुटी के तयन के लिए उजरत में शामिल ना होंगी। जी अब ये एग्जांपल है इसकी कैलकुलेशन की, देखिएगा जी। एनीवन फ्रॉम लेडीज साइड इसको कोई अगर गो थ्रू करके पढ़ना चाहे तो। ग्रेजुटी के तयन के लिए मिसाल झेल में दी गई है। कंपनी को इस्तीफ़ा देने वाले एक वर्कर का सर्विस प्रोफाइल नीचे दिया गया है। तारीख ज्वाइनिंग है 1 जनवरी से 2000 में इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और तारीख जो इस्तीफ़ा है वो 31 अगस्त और 2010 है, यानी कि 10 साल का जो एक है उसका। अगस्त 2010 में अदा करदा उजरत की शरह 20,000 रुपये। आर्जी फील्ड रीफ जो था वो 3000 और 30 जून 2010 को अदा करदा बोनस जो था वो 30,000 बनता है। ग्रेजुटी के तयन के लिए आखिरी एक महीने की वसूल करदा तनख्वाह 20,000 दिन तकसीम दिन हाँ। एक दिन की उजरत एक दिन की उजरत ज़रब 30 दिन, और वो बन जाएगी 1 साल की ग्रेजुटी। 1 साल की ग्रेजुटी मल्टीप्लाई बाय मुलाजिमत का कुल दौरानिया, और वो इक्वल हो जाएगा कुल शुमार करदा ग्रेजुटी। हम एक दिन की सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक सैलरी है 20,000 रुपीज़, तो एक दिन की सैलरी को निकालने के लिए वी विल डिवाइड इट विद 26। 26 देखिए 4 डे जो 4 डेज हैं इन अ मंथ वो ऑफ डेज हैं, बट दे आर पेड डेज। ठीक है, तो 26 आपके वर्किंग डेज हैं जो थ्रू आउट द ईयर आपके चलेंगे, तो ये इससे आपकी पर डे की सैलरी निकल आएगी। देखिए उसने मिसाल दी है आपको कि उसकी सैलरी 20,000 है, इसके अलावा उसको ये आर्जी फ्लड रिलीफ 3,000 मिल रहा है, बोनस उसको 30,000 मिल रहा है ये, लेकिन जो ग्रेजुटी पे करनी है वो 20,000 पे करनी है जो उसकी सैलरी है। हाँ जी, आए जी वापस आइए। हाँ अब देखिए 20,000 को डिवाइड कर रहे हैं एक दिन की उजरत के साथ। हाँ जी आगे चलें। ग्रॉस सैलरी है, बेसिक होगी, ग्रॉस सैलरी है ना। एक दिन की उजरत ज़रबे 30 यानी 20,000 डिवाइडेड बाय 26 जो भी इसका आता है XYZ, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 30 से। तो जी आगे, तो 1 साल की ग्रेजुटी बनेगी। मंदरजा बाला हकाइक के मुताबिक एक दिन की उजरत 26 ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये तकसीम करेंगे उसको 20,000 के साथ, तो हमारी वो किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो उसको खुद ज़रा कैलकुलेट करके देखें। वैसे सर मोबाइल सबके पास है, मोबाइल हम सबके पास है। ये देखें एक दिन की उजरत है 20,000 डिवाइडेड बाय 26 769 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है, लेकिन हम पे उसको कितने कर रहे हैं 769 मल्टीप्लाइड बाय 30 23,000। उसकी सैलरी है 20,000 रुपया, हम ग्रेजुटी पे कर रहे हैं 23,000 रुपया उसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया, फिर उसने 11 साल की ग्रेजुटी निकाली है तो ये अमाउंट बनी है आगे। लिहाजा कारकुन को दी जाने वाली ग्रेजुएटी 2,53,847 रुपये होगी, जबकि इसकी मुलाजमत का कुल दौरानिया 11 साल है। जैसा कि मुलाजमत का दौरानिया 10 साल और 8 माह है और 6 माह से ज़्यादा के दौरानिया 1 साल तस्वुर किया जाता है। ठीक है जी, ये ग्रेजुटी क्लियर होगी ना आपको। ग्रेजुटी का ऑल्टरनेटिव प्रोविडेंट फंड, ठीक है, दोनों में से एक देना। प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट होगा, 20,000 सैलरी है, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 66.667% से। बताएं कितना बनता है इसका। ये क्या है मिस 66.67 क्या है, ये बेसिक सैलरी हम 66.67667 बेसिक सैलरी होती है। कितनी बनती है जी अमाउंट? 13,332, ठीक है, 13,332 रुपये इसकी बेसिक सैलरी निकल आई। अब इसका आपने 0.0 यानी 8% या 10% आपने लेना है, इसका निकालें जी 8% निकालें। 8 से लेकर 10% तक ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है, वो 8% कर ले, 7% कर ले या 10% कर ले। 1,066 रुपये, 1,066 रुपये का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का और 1,066 रुपये का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बना जी 2133 रुपये। मल्टीप्लाइड बाय 12 करें जी 1,066 रुपये निकला है उसका। ये 13,332 उसकी बेसिक सैलरी निकली है। बेसिक सैलरी का हमने लिया 8%, 8% बनता है 1,066 रुपये। ये पे करना है 1,066 रुपये एम्प्लॉई ने
और इतने ही पैसे पे करने हैं एम्प्लॉयर ने, तभी मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो उसके खाते में जो ऐड होनी है वैल्यू, वो वैल्यू ऐड होनी है 2133 रुपये। अब 2133 को अगर वो 1 साल काम करता है तो 1 साल बाद वो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे लेके जाएगा 25,597 रुपये। इससे कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ग्रेजुटी क्या होती है, ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है? नॉर्मली हम ये समझते हैं कि एक ग्रॉस सैलरी, लेकिन वो एक ग्रॉस सैलरी नहीं है, उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाती है डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 30 करने से। ओवर टाइम कैलकुलेट करना आता है किसी को? ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से ये सारी कैलकुलेशन, ये बुक्स अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को भी इस प्रैक्टिस के अंडरस्टैंड करना है तो आप इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिकॉर्ड में रख सकते हैं। महीने की तनख्वाह ओवर टाइम में घंटों की तादाद ज़रबे 2 तक़सीम 26 काम के दिन और 8 घंटे फ़ी दिन। डबल ओवर टाइम पे करते हैं। अगर आपने एक्सेसिव आवर्स में रुकना है तो आपने उसको डबल रेट के साथ पे करना है। अगर आपने 8 घंटे काम करना है ना और सैलरी आपकी 20,000 है तो आपको 20,000 ही मिलेंगे जी। 8 घंटे का मतलब ये है कि आपने वीक में करने हैं 48 आवर्स, महीने में कितने करने हैं 1248 घंटे के अगेंस्ट आपको 20,000 रुपये मिलेगा। अब आप ये कहते हैं कि आपने ना महीने में आपने 12 घंटे का ओवर टाइम भी लगाया है, 12 घंटे का ओवर टाइम लगाया है, यानी एक्स्ट्रा आवर्स में आपने एक्स्ट्रा आवर्स काम किया है, तो 20,000 तो ये आपने ले लिए। अब 12 घंटे का जो ओवर टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा 20,000 को 26 से तकसीम करें जी, क्या निकलती फिगर? 769 को डिवाइड करें 8 से, 96 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 192 को मल्टीप्लाई करें 12 से, 2307। तो 20,000 जमा 2307 इज इक्वल टू 22,307। ये आप उसको पे करेंगे जी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओवर टाइम मैंडेटरी नहीं है। ओवर टाइम आप कब लगवाते हैं? जब काम ज़्यादा होता है। तो जब काम ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा? ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे आप एक दिन के अंदर। जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो उसमें से शेयर देना है आपने उसको। आपने उसके साथ रेट तय किया हुआ है 8 घंटे का 20,000 रुपया। 9वें घंटे में अगर आप उसे काम करवाएंगे उस दिन का तो आप उसको उस घंटे के डबल पैसे देंगे। दिस इज़ द लॉ ऑफ लैंड। इंटरनेशनल कानून ये है, पाकिस्तान का कानून ये है। और अगर नहीं कोई पे कर रहा तो उसको पे करवाएं।